हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं लेकर आ चुका हूं कला शिक्षा 9th पेपर का 5वीं यूनिट का भारतीय कला इतिहास परिचय से रिलेटेड चित्रकला का इतिहास से संबंधित मटेरियल, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। दोस्तों, हम किसी भी कंटेंट को कम नहीं आंक कर छोड़ नहीं सकते। हमें अध्ययन पूरा करना है, हमें हमारी मेहनत पूरी करनी है। प्रश्न चाहे फिर बहुत कम ही आएंगे भले ही, मगर इसका प्रश्न पत्र थोड़ा छोटा होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते ज़्यादा। हमें ऑल टोटल पढ़ना होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम देखते हैं भारत और राजस्थान दोनों स्तरों पर चित्रकला का इतिहास देखते हैं। चित्रकारों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला यूट्यूब न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते ही तुरंत मिल जाए। दोस्तों, चित्रकला का इतिहास देखते हैं। देखिएगा, चित्र सृजन, नृत्य, संगीत कला मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ रही हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों एवं अनुभवों को सर्वप्रथम आदिम चित्रकारों ने गुफाओं की दीवारों पर सरल रेखाओं से चित्रित किया है, जिसे कला इतिहासकारों ने शैल चित्र, गुहा चित्र अथवा आदिम मानव द्वारा चित्रित चित्रों की संज्ञा दी है। ऐसे चित्र केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में पाए जाते हैं। आदिम चित्र लाल रंग की सरल रेखाओं द्वारा गुफाओं की दीवारों पर चित्रित है। अब देखिए, शैल चित्र किसे कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं भी आ सकती हैं इनमें से। शैल चित्र अथवा गुहा चित्र मानव सभ्यता के आरंभिक उदाहरण कहे जाते हैं। इन चित्रों में तत्कालीन आदिमानव ने अपनी कोमल भावनाओं और संघर्षमय जीवन को सरल रेखाओं द्वारा गुफा की दीवारों पर चित्रित किया है। आदिम चित्रों के अध्येताओं ने गुहा चित्रों के निर्माण के पीछे कुछ उद्देश्यों की परिकल्पना की है। उनकी मान्यता है कि आदिम चित्रकार ने सर्वप्रथम अपनी उदरपूर्ति हेतु पशुओं का शिकार करना आरंभ किया और अपने काल की स्मृतियों को जीवित बनाने के लिए अथवा जादू टोनों हेतु इन चित्रों का निर्माण किया गया। भारत में शैल चित्रकला का उद्गम उत्तर पाषाण काल, जो लगभग 10,000 से 5,000 वर्ष ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा से 10,000 से 5,000 वर्ष पहले शैल चित्रकला का काल माना गया, उद्गम काल माना गया। इस समय कई चित्र बने। इस युग का मनुष्य समूह रूप में पशुओं का शिकार करते, आमोद प्रमोद करते हुए चित्रित किया गया है। भारत में मुख्य रूप से पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, सिंहनपुर, भीमबेटका और राजस्थान में कोटा बूंदी क्षेत्र के अलनिया, मैनाल, दर्रा, मेवाड़ क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के बाटड़ा कला में भी शैल चित्र श्रृंखला के अनुपम उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आरंभिक शैल चित्र लाल रंग, खड़िया अथवा गेरू रंग में पशु की चर्बी को मिलाकर बनाए जाते थे। सामान्यतः 2-3 सरल रेखाओं से मनुष्य की आकृति का चित्रण किया जाता था। ये चित्र रेखीय हैं, जिसमें गति तथा सजीवता है। पशु आकार सरल एवं गतियुक्त हैं। श्री वाकणकर महोदय का मानना है कि कालांतर में पशु आकारों को स्टेंसिल विधि द्वारा बनाया जाने लगा था। आप चित्र में देख सकते हो, प्रागैतिहासिक कालीन गुहा चित्र हैं। ये गुफाओं में निर्मित चित्र हैं। यहाँ सभी गुहा चित्रों का विवरण देना संभव नहीं होगा, किंतु सिंहनपुर का एक चर्चित चित्र है, जिसमें कुछ आखेटक हाथ में पाषाण युगीन हथियार लेकर चारों ओर से पशु को घेरे हुए हैं। प्रबल पशु की छींक से कुछ आखेटक हवा में उछल गए हैं और कुछ पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के गुहा चित्र मानव की आरंभिक चित्र अवस्था से लेकर ऐतिहासिक युगीन चित्रों का अद्भुत संसार चित्रित है। यही एक ऐसी गुफा है जिसमें सरलाकृतियों से लेकर यथार्थवादी चित्र मिलते हैं। इन कलाकारों ने चित्रों में मानवीय एवं पशु आकारों की शारीरिक संरचना का उचित समावेश किया गया है। दोस्तों, तो ये हमने भारत के चित्रकला के इतिहास से शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत हमने शैल चित्र से की है। अर्थात भारतीय चित्रकला का इतिहास शैल चित्र से प्रारंभ होता है। आदिम चित्रकला प्रागैतिहासिक युग के पश्चात भारतीय कला इतिहास और सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में मिलते हैं। इस युग में भी कला गतिविधियाँ सक्रिय रही। ऋग्वेद व अथर्ववेद में कुछ रूपाकारों शिल्प रूप का उल्लेख मिलता है, जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से चित्रांकन का बोध होता है। महाकाव्य युग, जैसे 800 से 600 ईसा पूर्व को महाकाव्य युग कहते हैं। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की सुंदर प्रेम कथा में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। उषा की परिचारिका चित्रलेखा को उसकी विरह वेदना का बोध होता है। वह कई महापुरुषों, देवताओं और युवराजों की छवि बनाकर उषा के सामने प्रस्तुत करती हैं। उषा स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लेती है। रामायण में दीवारों, कक्षों, रथों तथा राजभवनों पर चित्रण करने के संबंध में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। रामायण के सुंदरकांड व लंका कांड में चित्रकला के संबंध में लिखा है कि रावण की लंका में हनुमान को चित्रशाला और चित्रों से सुसज्जित राजगृह देखने को मिले थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी देख लो, चाहे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र देख लो, कालिदास का रघुवंश और मेघदूत में भी चित्रण संबंधी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। वैदिक कालीन अथवा महाकाव्य युगीन कला की परंपरा में पश्चात सिंधु सभ्यता के केंद्रों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़ आदि
स्थानों पर हुए पूरा उत्खनन से प्राप्त मृण पात्रों में लाल पात्रों पर सफ़ेद एवं काले रंग से ज्यामितीय एवं अमानवीय आकारों का अंकन देखने को मिलता है। अजंता गुफा के भित्ति चित्र भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप महाराष्ट्र। अब हमने देखो शैल चित्र देख लिए, इसके बाद अब भित्ति चित्र में अजंता के भित्ति चित्र देखते हैं। देखिए, भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता गुफा के भित्ति चित्र भारतीय कला मंदिर कहे जाते हैं। छोटा प्रश्न आ सकता है, भारतीय कला के मंदिर किनको कहा जाता है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता गुफा के भित्ति चित्रों को भारतीय कला मंदिर कहे जाते हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद से 102 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। सतपुड़ा की ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ियों की काटती बागोरा नदी के अर्धचंद्राकार रूप में 29 गुफाएं चित्र एवं मूर्तिकला से अलंकृत हैं। इन गुफा चित्रों मंदिरों में चित्रण सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य और गुप्त शासकों के समय में हुआ। अजंता में 2 तरह की गुफाएं हैं, चैत्यगृह और विहार। चैत्यगृह गुफाएं ध्यान और पूजन के लिए होती थी। इन गुफाओं में बुद्ध की जातक कथाओं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं का विस्तार से चित्रण किया गया है। विहार गुफाओं का भिक्षुओं के निवास हेतु निर्माण किया गया था। यहाँ पर उत्कीर्ण जातक कथाओं के महाहंस जातक, छहदंत जातक, कपि जातक आदि कथाओं का अंकन प्रसिद्ध है। अजंता के चित्रों को रेखीय भाव प्रधान चित्रों की संज्ञा दी गई है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण राजा के सम्मुख क्षमा याचना करती हुई दासी और आश्चर्य व्यक्त करते हुए व्यक्ति का चित्र है। अब देखते हैं प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं अजंता की गुफाओं में। अजंता में बुद्ध की जातक कथाओं का विस्तार से अंकन हुआ है, किंतु वर्तमान में गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2 में चित्र सुरक्षित हैं। लंबा हो रहा है यार, क्या करेगा। काम में लिया गया है, परंतु 8वीं शताब्दी में इस शैली की परंपरा का अधपतन राजनीतिक कारण से होने लगा। विदेशी आक्रांताओं ने देश में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न कर सुखद वातावरण को समाप्त कर दिया था। अब बात है विदेशी आक्रांताओं की, राजनीतिक कारणों की, जिनसे हमारे भित्ति चित्रण या चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़े, देखते हैं। मध्यकाल में भित्ति चित्रण की परंपरा नष्ट प्राय होने लगी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो चित्र बनाए जाने लगे वे अधिकांश लघु पोथी चित्र या पट्टचित्र थे। संभवतः विदेशी आक्रांताओं के भय से लघु चित्रण की मध्ययुगीन परंपरा का विकास हुआ। इसी समय भारत के उत्तर से पश्चिम भाग में जैन धर्म भी प्रबल हुआ और पाल शैली की तरह जैन पोथी चित्रण का प्रचलन हुआ। मध्ययुगीन भारतीय लघु चित्र परंपरा के आरंभिक चित्रों के उदाहरण पाल शैली के हैं। उसमें बंगाल, बिहार के क्षेत्र में पाल शैली, पश्चिमी भारत में जैन शैली के रूप में विकसित हुए थे। चित्र ताड़पत्रों पर चित्रित किए गए हैं। अब तक के शोध अध्ययन से ऐसी कई तथ्यात्मक सामग्री उत्तर भारत के गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में मिली हैं, जिनमें जैन धर्म आधारित सचित्र, पंत प्रज्ञा, परमिता, साधा नामाला, करण देव गुहा नामक ताड़पत्रीय ग्रंथ पाल शैली में प्रचलित किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। वहीं जैन शैली के सचित्र ग्रंथ सुपासनाचर्यम, श्रावक, प्रतिक्रमण सूत्र, चूर्णी, निशित चूर्णी, कल्पसूत्र, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद नामक ग्रंथ ताड़पत्रों पर बने हुए हैं। अगला है बसंत विलास नामक पटचित्र, जैन शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन चित्रों में लाल, नीले, पीले और हरे चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की रेखाओं में अजंता की लयात्मकता न होकर एक ऐसी मोटाई लिए हुए रेखाएं खींची गई है। चित्र में सादृश्य एवं वर्ण का विशेष ध्यान रखा गया है। इन चित्रों में शैली की साम्यता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चित्र में मध्ययुगीन ताड़पत्रों पर चित्रित लघु चित्रोदाहरण को दर्शाया गया है, जिसमें चेहरों से बाहर निकली हुई पतली आँख, क्षीण कटी हुए सपाट रंगांकन है। रंगांकन इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। इन लघु चित्रों का आकार लगभग 10 सेंटीमीटर से 70 से 50 सेंटीमीटर। इन्हें ताड़पत्रों पर चित्रित किया जाता था। कालांतर में मुगल चित्रण युग आरंभ हुआ। बाद में राजस्थान व पहाड़ी रियासतों में लघु चित्रण शैली का अत्यधिक प्रचलन हुआ। लघु चित्रों के निर्माण की विधि अपने आप में विशिष्ट है। लघु चित्र परंपरा का स्वरूप भारतीय व मुगल चित्र परंपरा, ईरानी और भारतीय कला तत्वों के सम्मिश्रण का परिष्कृत रूप है। दोस्तों, आपके लिए उपयोगी होगा, बने रहिए।
हमारे साथ एनजे मोटिव यूट्यूब चैनल के साथ। अगला है कि दरबारी चित्रकला का आरंभ लगभग 1530 ईस्वी से हुआ। दरबार में चित्रकलाओं के लिए आयोजन होने लगे, आर्थिक सहायता दी जाने लगी। ये सब 1530 ईस्वी से हुआ, जो लगभग 1557 से 1605 अकबर काल तक अपने यौवन पर था। चित्रकला का विकास अकबर काल में बहुत उच्च स्तर तक हुआ। 17वीं सदी के अंत में इस शैली ने चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शैली ने दम तोड़ दिया। कलाकार आश्रय की खोज में राजपूत शासकों के संरक्षण में जाने लगे। कलाकार थे जो वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजपूत शासकों के संरक्षण में जाने लगे। अगली है मुगल शैली, चित्रकला की मुगल शैली। हमने शैल चित्र पढ़ लिए, अजंता गुफा के भित्ति चित्र पढ़ लिए, अब लघु चित्र शैली पढ़ ली। अब बढ़ते हैं मुगल शैली। क्या पढ़ते हैं मित्रों? मुगल शैली। मुगल शैली में क्या है कि मुगल चित्रकला की नींव भारत में बाबर द्वारा डाली गई। कौन था मुगल चित्र शैली का भारत में प्रतिपादक? बाबर। उसका विकास हुमायूं के काल में हुआ। नींव तो बाबर के काल में डाली गई और हुमायूं के काल में विकास हुआ। हुमायूं ने ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुस्मद शिराजी को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया। इन्हीं दोनों कलाकारों के संरक्षण में अकबर ने कला की आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। अकबर ने अपने राज्यकाल में चित्रशाला की स्थापना कर सांस्कृतिक उत्थान में विशिष्ट योगदान दिया। अकबर के चित्रशाला में पूरे देश में चित्रकार आकर कार्य करने लगे। अकबर स्वयं चित्रशाला का अवलोकन करता था। वे समय समय पर कलाकारों को उच्च सम्मान से सम्मानित करता था। अकबर के काल से ही भारतीय लघु चित्र परंपरा का भारतीय स्वरूप विकसित हुआ, जिसने जहांगीर के समय उत्कर्ष को प्राप्त किया। चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था, उसे जहांगीर ने उत्कर्ष तक पहुंचाया। जहांगीर प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, उद्यान प्रेमी, लेखक और चित्रकार था। उसके समय में भी अकबर द्वारा स्थापित चित्रशाला में कार्यरत चित्रकार कार्यरत थे। विषय की दृष्टि से जहांगीर ने अपने चित्रों में पशु, पक्षी और प्रकृति का सुंदर वस्तुओं को विषय रूप में चित्रित करवाया। जहांगीर के काल में कई विदेशियों का आगमन भी हुआ, जिनका परिचय वह अपने चित्रकारों से करवाता था। जहांगीर को अपने कलाकारों पर गर्व था। वह अपने चित्रकारों के कार्य की स्वयं समीक्षा करता था। जहांगीर के बाद शाहजहाँ के काल में भी चित्र सृजन का कार्य यथावत जारी रहा, किंतु शाहजहाँ की स्थापत्य कला में अधिक रुचि होने से चित्रात्मक गतिविधियाँ शिथिल ही रह गई। दोस्तों, अकबर जहांगीर के काल में तो चित्र सृजन की कला का उचित विकास हुआ, लेकिन शाहजहाँ की जो रुचि थी वो स्थापत्य कला में ज़्यादा थी, जिस कारण चित्रात्मक गतिविधियाँ शिथिल सी होने लगी। फिर कला पूर्णतः दरबारी हो गई। औरंगजेब की नीतियों के लागू होने के कारण कला व साहित्य की धारा अवरुद्ध हो गई। औरंगजेब की कठोर नीतियों के चलते चित्रकला की परंपरा को कठोर सती पहुंची। अब मुगल शैली में पक्षी का चित्रण किया जाता था, उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। मुगल लघु चित्रों के प्रमुख विषय दरबारी जनजीवन, शिकार, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रकृति चित्रण रहे। यहाँ दो चित्रों का उल्लेख करना ही उपयुक्त होगा। अकबर और जहांगीर के समय दरबारी और कई पशु पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से हुआ। पक्षी चित्रकार मंसूर द्वारा चित्रित पक्षियों का चित्र उस समय का सुंदर उदाहरण है। मंसूर द्वारा चित्रित पक्षियों का सुंदर उदाहरण है। राजस्थानी लघु चित्र परंपरा देखिएगा। अगला टॉपिक है अपने मुगल शैली के बाद हम राजस्थानी लघु चित्र परंपरा का अध्ययन करते हैं। राजस्थानी चित्र शैली की उत्पत्ति जैन चित्र शैली अपभ्रंश से मानी जाती है। आरंभिक राजस्थानी चित्र शैली का मौलिक स्वरूप चौर पंचासी का 1540 ईस्वी के ग्रंथ चित्रों में दिखाई देता है। यह चित्र कागज वसली पर बने हैं। राजस्थान की विविध राजपूत रियासतों को भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़। इन राज्यों के शासकों के संरक्षण में पल्लवित चित्रकला शैली का नामकरण भी उसी के आधार पर किया गया, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, किशनगढ़ी शैली। तो दोस्तों, इनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। इनसे प्रश्न बन सकते हैं आपके। इन चित्र शैलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। तो चलिए मेवाड़ चित्र शैली का अध्ययन करते हैं। राजस्थान चित्र शैली का उद्भव एवं विकास मेवाड़ भूभाग से ही माना जाता है, अतः राजस्थानी गौरव मेवाड़ की चित्र शैली का अध्ययन करते हैं।
अंदर राजस्थानी चित्रकला में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मेवाड़ शैली का सर्वोपरि स्थान रहा है। मेवाड़ चित्र शैली का आरंभिक केंद्र चावंड रहा है। चावंड शैली में चित्रित रागमाला के चित्र दोस्तों इम्पोर्टेंट है। चावंड चित्रित शैली में रागमाला के चित्र आरंभिक राजस्थानी चित्र परंपरा के तथ्यात्मक उदाहरण हैं। लगभग 16-17वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते मेवाड़ शैली की उपशैलियों यथा देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, देसूरी, सावर, शाहपुरा एवं भौमट ठिकानों में मेवाड़ शैली का स्वरूप अलग अलग रूपों में निखर कर आया है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के श्रीनाथ जी के स्वरूप के स्थानांतरित होने के पश्चात नाथद्वारा शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज भी निरंतरता बनाए हुए। मेवाड़ चित्र शैली के आरंभिक चित्र जैन शैली से प्रेरित हैं। उनमें चावंड की रागमाला 1540 में और गीत गोविंद भागवत के चित्रों में विस्तार से देखने को मिलते हैं और 17वीं शताब्दी में महाराणा जगत सिंह एवं राज सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली ने अपना उत्कर्ष प्राप्त किया। इस युग के चित्रकार साहबदीन द्वारा रचित आर्ष रामायण, भागवत, गीत गोविंद के सचित्र ग्रंथ चित्रों में शैली की कोमलता, भाव, रंग योजना आदि हमारे दृष्टि को सुकून प्रदान करती है। मेवाड़ के चित्रों में भागवत एवं पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्ति का प्रभाव विषय रूप में काफ़ी प्रभावित रहा है। 17वीं शताब्दी में श्री कृष्ण को मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय के रूप में चित्रित किया गया। श्री कृष्ण पर भी चित्रकला में विशेष फोकस किया गया, केंद्र में रखा गया। अगली चित्र शैली है अपने जोधपुर में प्रसिद्ध जोधपुर के क्षेत्र की मारवाड़ चित्र शैली। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, पाली क्षेत्रों में पनपी चित्रकला शैली को मारवाड़ चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ शैली का केंद्र पाली व जोधपुर रहा दोस्तों। यहाँ के प्रारंभिक चित्रों पर मेवाड़ चित्र शैली का भी प्रभाव रहा है। जहाँ के राजाओं का मुगल शासकों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होने के कारण मुगल चित्र शैली का प्रभाव आने लगा मारवाड़ की चित्र शैली में। मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय धार्मिक, सामाजिक, युद्ध, शिकार व श्रृंगार से संबंधित हैं। किशनगढ़ी चित्र शैली को पढ़ते हैं अभी दोस्तों। अजमेर ज़िले के किशनगढ़ क्षेत्र की चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। किशनगढ़ी शैली का विकास महाराज सावंत सिंह के संरक्षण में हुआ, जिनका उपनाम नागरीदास था। सावंत सिंह का उपनाम नागरीदास था दोस्तों। किशनगढ़ शैली के चित्र वैष्णव संप्रदाय के आराध्य श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित थे दोस्तों। किशनगढ़ी शैली के चित्र वैष्णव संप्रदाय के आराध्य श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित हैं। इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद रहे दोस्तों। महत्वपूर्ण है निहाल चंद। कौन सी चित्रकला या चित्र शैली से संबंधित थे? निहाल चंद किशनगढ़ी चित्र शैली से संबंधित हैं। छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं। और यह भी आगे इम्पोर्टेंट हैं कि बनी ठनी इस शैली में, बनी ठनी कौन सी चित्र शैली में चित्रांकित है? अर्थात किशनगढ़ चित्र शैली में बनी ठनी चित्रांकित है शैली। किशनगढ़ शैली की अनुपम कृति हैं बनी ठनी, जो विश्व प्रसिद्ध है। इसे विद्वानों ने भारत की मोनालिसा कहकर पुकारा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों का पिटारा है। भारत की कौन सी कृति को भारत की मोनालिसा कहते हैं, या कौन सी चित्र शैली में बनी है जिसे मोनालिसा कहते हैं? तो इसका उत्तर लिख देना दोस्तों, किशनगढ़ी शैली में बनी है। और बनी ठनी क्या है दोस्तों? बनी ठनी चित्राकृति जिसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। हाड़ौती चित्र शैली को देखिए मित्रों। किशनगढ़ी के बाद राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं 12 जिले शामिल हैं। हाड़ौती के प्रारंभिक केंद्र बूंदी व कोटा रहे हैं। फिर इनका प्रसार झालावाड़, 12 के क्षेत्रों में हुआ है। मुगल शासकों के संपर्क में हाड़ौती चित्रकला में मुगल कला का प्रभाव आने लगा था। हाड़ौती चित्र शैली के विषय वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित है। इस शैली में सामाजिक जीवन, श्रृंगार, युद्ध, शिकार आदि विषयों की प्रधानता रही। राजस्थान की चित्र शैलियों में बूंदी चित्र शैली के चित्रों में स्थापत्य, प्रकृति व मानवीय रूपाकारों की विशिष्टता देखी जा सकती है। वहीं कोटा शैली के चित्रों में शिकार के चित्रों की प्रधानता है, जिसके कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो देख सकते हो आप यहाँ हाड़ौती शैली में निर्मित चित्र है एक मंदिर का। ढूंढाड़ चित्र शैली अगली चित्र शैली है जिसका हम अध्ययन करेंगे। ढूंढाड़ चित्र शैली
राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र है? दोस्तों ये आपके सिर्फ बीएससी में नहीं, आगे के एग्जाम्स में भी काम के चित्रशैलियाँ हैं, विद्वान हैं, चित्रकार हैं, या आपके आगे के जीवन में जीके के तौर पर काम आने वाले हैं। ढूंढाड़ चित्रशैली राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, जिसके अंतर्गत उनियारा, जयपुर, अलवर एवं शेखावटी क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में विकसित कला को ढूंढाड़ चित्रशैली या शेखावटी चित्रशैली के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ शैली के चित्रों में मुगल पुस्तक चित्रण के अतिरिक्त भित्ति चित्रों का भी प्रयुक्त अंकन किया हुआ है, जिनमें समकालीन विषयों को भी अंकित किया है। राजस्थान चित्रशैली के चित्रों की विषय वस्तु को 4 मुख्य भागों में बांटा जाता है। यहाँ ढूंढाड़ चित्रशैली का अध्ययन पूरा होता है। अब हम राजस्थान चित्रशैली के चित्रों की विषय वस्तु को देखते हैं। देखो, यह छोटा प्रश्न 2 या 3 नंबर के प्रश्नों में बन सकता है कि राजस्थान चित्रशैली के चित्रों की विषय वस्तु को 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। धार्मिक विषयों से संबंधित चित्र हैं। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ थी। महाभारत, रामायण, भागवत, पुराण, गीता आदि प्रमुख की चित्र थे। सामाजिक जनजीवन से संबंधित जो चित्र थे उनमें दैनिक जीवन के तीज त्योहार, जिसमें गणगौर, होली, दीपावली आदि प्रमुख विषय थे। युद्ध एवं शिकार से संबंधित भी चित्र तीसरा पॉइंट है। इसमें राजा महाराजाओं द्वारा किए जाने वाले युद्ध व शिकार के चित्र हैं, जिनमें शेर, हरिण, सूअर का चित्रांकन किया गया। अगला है रागमाला एवं श्रृंगार से संबंधित चित्र। इसमें ऋतु से संबंधित चित्र, 12 मासा, राग रागिनियों के चित्र, नायक नायिका भेद आदि मुख्य विषय रहे। इन विषयों के अतिरिक्त राजस्थानी ब्रज एवं हिंदी साहित्य की सृष्ट रचनाओं पर भी चित्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान के चित्रों की विषय वस्तु हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया, धार्मिक, सामाजिक, युद्ध शिकार और श्रृंगार पर। दोस्तों अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं, जिस पर मेरा फोकस रहेगा। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, इन बिंदुओं को मेरे साथ स्क्रीन पर नज़रें बनाए रखें। राजस्थानी चित्रशैली के चित्रों में चटक रंगों लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद रंग का विशुद्ध रूप से प्रयोग। राजस्थानी चित्रशैली के चित्रों में चटक रंगों लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद रंग का विशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया। ये राजस्थानी चित्रशैली की विशेषता हो गई। दूसरी, चित्रों के बाएं भाग के चारों तरफ लाल तथा सिंदूरी रंग से बॉर्डर बनाए जाते थे। राजस्थान की चित्रशैली की विशेषता थी कि उनके बाएं भागों के चारों तरफ लाल अथवा सिंदूरी रंग से बॉर्डर बनाए जाते थे। दोस्तों बॉर्डर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य का अलौकिक चित्रण किया जाता था। जो प्रकृति का सौंदर्य है उसका अलौकिक चित्रण किया जाता था। चौथा है, अधिकांश चित्र हस्त निर्मित भाग पर बनाए जाते हैं। हस्त निर्मित कागज पर बनाए गए हैं अधिकांश चित्र। 5वां है, मानवाकृतियों के चेहरे एक तरफ देखते हुए एक चश्मे बनाए गए हैं। अधिकांश चित्र छोटे आकार में बनाए गए हैं तथा इन चित्रों के सूक्ष्म निरूपण के कारण उन्हें लघु चित्र शैली भी कहा गया। चित्रों में बनाई गई आकृतियों की रेखाओं में गति, गोलाई व कोमलता को दर्शाया गया है। चित्रों में कलाकार की मौलिकता पूर्ण रूप से मुखरित हुई है। चित्रों में आकृतियों तथा प्रकृति के विशिष्ट निरूपण के कारण शैलीगत विविधता दिखाई देती है। तो दोस्तों ये राजस्थान चित्रशैली की विशेषताएं हैं, यहाँ से आप स्पष्टतः देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। राजस्थानी चित्रशैली के चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग होता था, बाहर की तरफ बॉर्डर बनाया जाता था, प्राकृतिक चित्रों का वर्णन किया जाता था और हस्त निर्मित कागज पर बनाए जाते थे। मानवाकृतियों के चेहरे एक तरफ देखते हुए एक चश्मे बनाए गए। अधिकांश चित्र छोटे आकार में होते थे। चित्रों में बनाई गई आकृतियों की रेखाओं में गति, गोलाई, कोमलता को दर्शाया गया। चित्रों में कलाकार की मौलिकता पूर्ण रूप से मुखरित हुई और चित्रों में आकृतियों तथा प्रकृति के विशिष्ट निरूपण के कारण शैलीगत विविधता दिखाई देती है। अगला अपने है पहाड़ी चित्रशैली। क्या है मित्रों? पहाड़ी चित्रशैली। राजस्थान की सभी चित्रशैलियों के बाद हम पढ़ते हैं पहाड़ी चित्रशैली को। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब तथा जम्मू रियासतों, हिमालय की सुरमई घाटियों में उन्नतिशील भारतीय लघु चित्र परंपरा विकसित हुई। यह शैली मुख्य रूप से कांगड़ा, बसोली, गुलेर, नूरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी, कश्मीर, धर्मशाला क्षेत्र में पुष्पित व पल्लवित हुई। इस चित्रशैली को पहाड़ी चित्रशैली के नाम से पुकारा जाता है। 18 से 19वीं शताब्दी के मध्य स्थानीय कलाकारों और मुगल दरबार से निराश्रित कलाकार आश्रय की खोज में पहाड़ी क्षेत्र की ओर गए, जहां उन्होंने कांगड़ा, बसोली, गुलेर,
मंडी के शासकों के संरक्षण में रहकर कृष्ण भक्ति चित्रों में देख सकते हो आप। कांगड़ा चित्र शैली है, बसोली चित्र का शैली है। संरक्षण में रहकर कृष्ण भक्ति आधारित चित्र श्रृंखला का निर्माण किया। इन चित्रों में पहाड़ी आत्मा का सौंदर्य, प्राकृतिक सुकुमार्य, रूप वैभव और यौवन मुखरित हो उठता है। आगे देखिए, बसोली के राजा कृपाल पाल के संरक्षण में विकसित चित्र शैली के आकार तत्व पहाड़ी चित्र शैली के अन्य केंद्रों से भिन्न बसोली की विकसित कला आरोप मुगल और पहाड़ी लोक कला के सम्मिश्रण से हुआ। इसका ज्ञान बसोली के उपर्युक्त चित्रों में देखा जा सकता है। कांगड़ा शैली का चित्र दिख रहा है आपको, इधर पढ़ते हैं कांगड़ा शैली का चित्र शैली। कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के संरक्षण में पहाड़ी शैली के सुकोमल सौंदर्यपूर्ण चित्रों का निर्माण हुआ, जिसका भारतीय लघु चित्र शैली में विशिष्ट स्थान है। राजा संसार चंद्र वैष्णव धर्म का अनुयायी, कृष्ण का उपासक था। अतः कला में भी रागमाला, भागवत, कृष्ण चरित्र के साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र के इस नैसर्गिक सौंदर्य को भी चित्रकारों ने अंतर्मन से कोमल रंग और रेखाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया है। आपने यदि बसोली और कांगड़ा के चित्रों का अवलोकन किया है तो आपके मन को किसी एक चित्र ने अवश्य छुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ? आप कल्पना करें, किसी एक चित्र के रंग रूप और उसका संपूर्ण सौंदर्य आपकी कल्पना और भावनाओं के अनुरूप होने से ही आपने उसे पसंद किया होगा। अतः आपके मन के अप्रकट सौंदर्य बोध के कारण ही वह चित्र आपको रास आया होगा। जो चित्र केवल विषय वस्तु का प्रकटीकरण न करे, मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होने के साथ साथ हमारे मन में सौंदर्य बोध के भाव बिंबों का जागृत करे, वही चित्र सुंदर और सामान्य भाषा में अच्छा माना जाता है। आगे हम देखने वाले हैं भारत की पुनरुत्थानवादी कला और कलाकार। भारत की पुनरुत्थानवादी कला और कलाकार। औरंगजेब के निधन के पश्चात 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य भी निर्बल हो गया था। कलाकार मुगल दरबार को छोड़कर आश्रय की खोज में पहाड़ी, राजपूताना, राजस्थान, पटना, बिहार, बंगाल और मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ने लगे। मुर्शिदाबाद, बरेली, लखनऊ, हैदराबाद से पहले मुगल प्रांतों की राजधानियां भी स्वतंत्र हो गई और यहाँ के शासकों के संरक्षण में यह शैली चलती रही। पुनरुत्थानवादी शैली है दोस्तों, यह शैली चलती रही। इस उथल पुथल के अनिश्चित वातावरण में दिल्ली के कुछ कलाकार आश्रय की खोज में मुर्शिदाबाद, पटना और कलकत्ता में बस गए। यह इन चित्रकार परिवारों ने एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया जो पटना शैली अथवा कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, ये पॉइंट आ रहे हैं कुछ कि 17वीं शताब्दी में व्यापार और उद्योग के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने कोलकाता, बिहार, चेन्नई जैसे शहरों में अपने पांव जमा लिए थे। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। कंपनी के अधिकारियों ने न केवल व्यापार व उद्योग पर अपितु भारतीय समाज व राजकाज के कार्य और संस्कृति में भी हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। स्नेह संपूर्ण भारत की राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाओं का कंपनी पर अधिकार हो गया। कंपनी का एकाधिकार हो गया। अपने ही देश में लोग पराधीन हो गए। शुरू में कंपनी का प्रमुख केंद्र पटना व बंगाल ही रहा। यहाँ कंपनी के कुछ उच्चाधिकारी रहते थे जिन्हें भारतीय कला से प्रेम भी था। उनके द्वारा ये पटना शैली चित्र पर्याप्त मात्रा में खरीदे जाते थे। यथेष्ट संरक्षण मिलने के कारण इसे कंपनी शैली नाम भी दिया गया और पटना प्रमुख केंद्र होने के कारण पटना शैली के नाम से भी जाना गया। यह वह समय था दोस्तों। यहाँ से छोटे प्रश्न उठ सकते हैं कि पटना शैली, कंपनी शैली क्या है। तो मित्रों, पटना शैली के नाम से भी जाना गया। यह वह समय था जब मुगल सम्राट औरंगजेब के कट्टरवादी रवैये से तंग आकर कलाकार संरक्षण की खोज में बंगाल व पटना की ओर चल दिए। पटना में आकर इन्हीं दरबारी चित्रकारों ने मुगल व स्थानीय लोक शैली से प्रेरणा ग्रहण कर इसे नई शैली को जन्म दिया। अगला बिंदु है पटना शैली के चित्रों में विषय की नवीनता थी। पटना शैली के चित्रों में विषय की नवीनता थी। साथ ही मुगल शैली का रेखांकन और भारतीय चित्रों वाली सपाट रंग योजना का प्रयोग भी किया जाने लगा था। पटना शैली के चित्रों में प्रमुख विषय सामाजिक व दैनिक जीवन के कार्यकलाप, पशु पक्षी, व्यक्ति चित्र रहे। पटना शैली के प्रमुख चित्रों में लालचंद और गोपाल चंद्र व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। लालचंद और गोपाल चंद्र। पूछ भी सकते हैं, पटना शैली के दो चित्रकारों के नाम बताइए।
तो लालचंद्र और गोपाल चंद्र। इस शैली की अपनी कुछ विशेषताएं थी। आगे देखिए बंगाल स्कूल। आधुनिक भारत काल के उद्भव की कहानी बंगाल स्कूल के कला आंदोलन से मानी जाती हैं। इस आंदोलन के प्रणेता प्रोफेसर E.V. हेवेल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, A.K. गांगुली, अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। तथापि अवनींद्रनाथ ठाकुर का विशेष योगदान रहा। अवनी बाबू केवल चित्रकार ही नहीं थे बल्कि चिंतक और शिक्षक भी थे। इनके नेतृत्व में बंगाल के कुछ युवा कलाकारों ने एक दल बनाया। इसमें S.N. गांगुली, दलाल बोस, हकीम खान, शैलेंद्रनाथ डे, असित कुमार हलदर आदि चित्रकार थे। इस दल के कलाकारों ने भारतीय चित्र परंपरा, भित्ति चित्र व लघु चित्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने जापानी व विदेशी कलाकृतियों का भी अध्ययन किया। कला के इस नवजागरण आंदोलन में भारतीयता पर अधिक जोर दिया गया, जिसका विरोध भी होने लगा। परंतु देश में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर आदि स्थानों पर कला संस्थान, आर्ट के स्कूल खोले गए और कला शिक्षकों की मांग होने लगी। तब बंगाल स्कूल के कलाकारों ने वहां जाकर शिक्षण कार्य के साथ साथ नवाचार का प्रसार भी किया। कला के इस नवजागरण आंदोलन में भारतीयता पर अधिक जोर दिया, जिसका विरोध भी होने लगा। परंतु देश में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर आदि स्थानों पर कला संस्थान, आर्ट स्कूल खोले गए और कला शिक्षकों की मांग होने लगी। तब बंगाल स्कूल के कलाकारों ने वहां जाकर कला शिक्षण का कार्य के साथ साथ नवाचार का प्रसार भी किया। भारतीयता की भावना के अनुरूप गुजरात के रविशंकर रावल की सूझबूझ से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। राजस्थान में राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, P.N. चोयल और गोवर्धन लाल जोशी बाबा, कृपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान में बंगाल शैली में रचनाएं की। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल शैली की समीक्षा करते हुए लिखा है कि भारतीय कलाकार उस स्थिति को बनाने का प्रयत्न कर रहे थे जिससे भारतीय संस्कृति में अभिव्यक्ति और आदर्शों को गहराई से मनन किया जा सके। अवनींद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्यों ने भारतीय कला की आत्मा को पुनर्जीवन प्रदान किया। उनकी कला में मौलिक अभिव्यक्ति का सौंदर्य दिखाई देता है। दोस्तों माफ चाहूँगा, बंगाल में कलाकारों ने इस शैली की वोस पद्धति को सीखकर उसे परंपरागत भारतीय चित्रकला एवं विषय वस्तु के साथ जोड़ दिया। इनकी आकृतियों में भारतीय भित्ति चित्र परंपरा के सपाट रंग व राजस्थानी मुगल रेखाओं व तकनीक में छाया प्रकाश का प्रभाव भी दिखाई देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में ब्रिटिश सरकार द्वारा विदेशी तर्ज पर शिक्षा देने के लिए लाहौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में कला शिक्षण हेतु विद्यालय खोले गए। इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कलाकार यूरोपीय यथार्थवादी कला पद्धति में कार्य करने लगे। परिणाम स्वरूप बंगाल शैली की परंपरा दम तोड़ने लगी। अब कला में यूरोपीय पद्धति से कार्य करने वाले कलाकारों को देश में एक लंबी सूची है। राजस्थान में भूर सिंह शेखावत तथा B.C. गुई यूरोपीय शैली के कलाकार थे। राजा कवि वर्मा को भारतीय यूरोपीय पद्धति में कार्य करने वाला सर्वोपरि कलाकार कहा जाता। तो राजा कवि वर्मा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मित्रों। राजा कवि वर्मा यूरोपीय चित्र शैली में यूरोपीय पद्धति में कार्य करने वाला सर्वोपरि कलाकार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा। हम अध्ययन करेंगे कुछ प्रमुख चित्रकारों का शॉर्टकट में देख लीजिएगा। राजा रवि वर्मा ट्रावनकोर के राज परिवार से संबंध रखते थे। मैं इन्हें स्पीडली पढ़ लेता हूं दोस्तों, जो आपके लिए शायद अच्छा लगे तो सुनिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है इसमें ज़्यादा खास। राजा रवि वर्मा ने ट्रावनकोर के राज परिवार के संबंध रखते थे। इनमें से छोटे प्रश्न बन सकते हैं मित्रों, लेकिन संबंध रखते थे। उन्होंने पाश्चात्य कला की दीक्षा थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की। इसके साथ साथ इन्होंने भारतीय चित्र शैलियों की प्रविधि का अध्ययन भी किया। उनकी कला में मौलिकता थी।
इनके चित्र प्रकृति चित्रण, व्यक्ति चित्र, धार्मिक, पौराणिक, भारतीय कथानकों पर आधारित थे। उन्होंने चित्र रचना तैल चित्र पद्धति में की। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों की आलोचना करते हुए कहा, रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। हालांकि इसके पीछे एक कारण है। रवि वर्मा धार्मिक व पौराणिक हिंदू कथानकों के चित्र बनाने से पूर्व भारत के पौराणिक कथानकों को मंचित करने वाले कलाकार दल के साथ कई दिनों तक रहे थे, जहां वे उनके रेखांकन किया करते थे। कभी कभी यूरोप के नवशास्त्रीयतावाद के प्रभाव से कलाकार को मॉडल के रूप में खड़ा कर उन्हें छाया प्रकाश के माध्यम से चित्रित करते थे। इसी कारण उनके चित्रों में नाटकीयता, मांसपेशियों की सुडौलता, शारीरिक गठन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अपने समय में रवि वर्मा ही ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय चित्रकला के नवजागरण में अकेले ही प्रयास किया। रावण द्वारा सीता के हरण के चित्रांकन में उन्होंने महाकाव्य के वर्णन को अपनी कल्पना में कुछ इस तरह ही प्रस्तुत किया कि वह सहज स्वीकार्य हो जाता। अगले चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म बुदापेस्ट, हंगरी में हुआ। इनकी कला शिक्षा इटली, पेरिस में हुई। यहाँ इन्होंने यूरोपीय चलचित्र शैली के साथ साथ यथार्थवादी चित्रण का अध्ययन भी किया। सन 1934 में अमृता शेरगिल अब भारत आई तो उन्होंने यहाँ भारतीय लड़कियों शीर्षक के लिए आईफेक्स प्रदर्शनी में रखा। 1936-37 में इन्होंने भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, कला केंद्रों, अजंता, एलोरा का आदि का भ्रमण किया। यहाँ इन्होंने अजंता के चित्रों में सपाट रंगों से प्रेरणा ग्रहण की एवं बसोली के चित्रों की सरल योजनाओं को समझा। अमृता के चित्रों में इन कला तत्वों का प्रभाव आया। परिणामस्वरूप भारतीय विषयों की नवीनता, सरल संयोजन, गति व लयात्मकता आई। वधू का श्रृंगार है, गणेश पूजा है, स्त्रियाँ है, शेरगिल के चित्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। नाम भी पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हो। वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, स्त्रियाँ, शेरगिल के चित्र हैं। इसमें पूछ सकते हैं कि अमृता शेरगिल के कृतियों के नाम बताओ। तो अमृता ने भारत के ग्रामीण जीवन एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों के चित्रण के साथ साथ व्यक्ति चित्रण भी विषय के रूप में अंकित किए। वुमन ऑन चारपाई। तेल चित्र में सपाट रंग योजना एवं सरल संयोजन का प्रभाव दिखाई देता है। पृष्ठभूमि में गहरे नीले रंग पर लाल पीले की रंगतों से आकारों को उभारा गया। अमृता ने अपनी अल्पायु में लगभग 30 चित्रों का सृजन किया जिनमें उनकी विषादमय भावना दिखाई देती है। अगले चित्रकार है अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आधुनिक भारतीय काल के पुनर्जागरण आंदोलन के प्रवर्तक बने अवनी बाबू। उन्होंने अपने चित्रों से भारतीय अध्यात्मवाद तथा पूर्वी देशों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व देने की चेष्टा की। अवनी बाबू ने आरंभिक काल शिक्षा इतालवी शिक्षक शिग्नोट ओलितो से ली थी। उन्होंने इस दौरान पेस्टल रंग, जल रंग का प्रयोग किया तथा व्यक्ति चित्रण करना सीखा। कोलकाता आर्ट स्कूल के प्राचार्य ईवी हेवेले के विचारों से अवनी बाबू बहुत प्रभावित थे। हेवेले ने कोलकाता के विद्यार्थियों को समृद्ध भारतीय जीवन शैली और कला परंपरा का अनुसरण करने को कहा। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल चित्रकला और अजंता की भित्ति चित्रण विधि उनके आदर्श थे। अवनी बाबू पर इस विचारधारा का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपनी चित्र शैली को ही बदल दिया। अवनींद्र बाबू कला में प्रयोगवादी प्रभाव के जनक रहे। अवनींद्र बाबू कला में प्रयोगवादी प्रभाव के जनक रहे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट हैं, क्या इम्पोर्टेंट हैं कि कला में प्रयोगवादी प्रभाव के जनक कौन हैं? अवनींद्र बाबू कला में प्रयोगवादी प्रभाव के जनक हैं। उनकी चित्र श्रृंखला में कोलकाता आर्ट स्कूल के प्राचार्य ईवी हेवेले के विचारों से इन्होंने अपनी कलाकृति के विचार बदल दिए। विचारधारा का इतना प्रभाव पड़ा कि चित्र शैली को ही बदल दिया। प्रयोगवादी प्रभाव के जनक थे अवनींद्र बाबू। इनकी चित्र श्रृंखला में किसी एक चित्र से विशेष का परिचय नहीं मिलता है। उनके चित्रों में विशेष ग्रामीण जीवन, पशु पक्षी, मेघदूत, ऐतिहासिक व धार्मिक प्रसंगों पर आधारित थे। उनकी रेखा व रंगों में भारतीय आत्मा व कलाकार की मौलिकता के दर्शन होते हैं। कला इतिहासकारों के अनुसार अवनींद्र की कला उन्हीं की खोज थी जो वोस पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। वोस पद्धति कौन सी चित्र पद्धति थी? तो ये आप अवनींद्र बाबू को बता सकते हैं इसका आंसर। छोटे प्रश्न आ सकते हैं। उन्होंने चीनी रेखा व भारतीय शैलियों का सपाटपन तथा जापानी शैली के अंतराल से विकसित किया है। उनके चित्र लास्ट जर्नी, अंतिम यात्रा, जो टैगोर की मृत्यु पर बनाई गई अत्यंत मार्मिक कृति थी। इस चित्र के पश्चात उन्होंने अपनी तुलिका का त्याग दिया था। वह उन प्रारंभिक भारतीय कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। अवनींद्र बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं भारत के।
जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनिंद्र के बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर है। अवनिंद्र टैगोर के अग्रज गगनेंद्र टैगोर उम्र के 39वें वर्ष में समय बिताने के लिए चित्र बनाने लगे। गगनेंद्र जब 17 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया, परंतु घर परिवार का वातावरण कलामय था, अतः वे इससे और प्रवृत्त हुए। यह वह समय था जब भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन की आंधी चल रही थी। भारतीय अस्मिता की तलाश के प्रयास हो रहे थे। गांधी और टैगोर के नेतृत्व में देश स्वदेशी को अपनाने का आदर्श बनाए हुए था, किंतु ऐसे समय में गगनेंद्र नाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले ही समसामयिक यूरोपीय कला को अपनाने का साहस दिखाया। गगनेंद्र नाथ टैगोर के अंतस में पूर्व की कला अथवा पाश्चात्य कला के कोई माने नहीं थे, पर महत्वपूर्ण है कि उनके चित्र देख लीजिएगा एक बार। उनके चित्र टेम्पल क्यूबिस्टिक वॉश पद्धति एवं टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया। ओवरलैपिंग चित्रित जिसका आधार ज्यामिति दिखाई देता है। अगले विद्वान चित्रकार को देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर। मित्रों, रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत ही अच्छे कवि, शिक्षक, चित्रकार थे। साहित्य संगीत में उनकी रुचि थी। कला सृजन की ओर टैगोर का रुझान था। उम्र के 67वें वर्ष में आरंभ हुआ कला सृजन। अगला देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। ये कथन किसका है तो आपसे पूछा जा सकता है। टैगोर ने अपनी कला अभिरुचि को व्यक्त करते हुए भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ का कथन का सन 1926 के लगभग उन्होंने कपड़ों के टुकड़ों, हाथ की उंगलियों की स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। बाद में सीमित रंगों का प्रयोग किया। रविंद्र बाबू समन्वयात्मक शैली में चित्रण करते थे। इनकी चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में लगाई जाती थी। 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में टैगोर के 4 चित्र प्रदर्शित किए गए। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने टैगोर के चित्रों को नॉट चाइल्ड्स व चाइल्ड लाइक लिखा है। रविंद्र बाबू का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता के जोरासांको में हुआ था। कवि से कलाकार तक का सफर उनका अद्भुत कौशल एवं भावाभिव्यंजनी का उदाहरण है। अगले चित्रकार हैं यामिनी रॉय। यामिनी रॉय यूरोपीय शैलियों से प्रभावित हुई थी। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो मैं आपका समय बर्बाद क्यों करूं। आप अगर चाहो तो स्क्रीन से पढ़ सकते हो, स्किप करके, रोक कर। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने बंगाल स्कूल की समीक्षा में कहा था कि इस शैली ने निश्चय ही भारतीय कला की आत्मा को पुनर्जीवन प्रदान किया है। तो अवनी बाबू ने विद्यार्थियों का एक छोटा कलाकार समूह बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अवनी बाबू ने विद्यार्थियों का एक छोटा कलाकार समूह बनाया जो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। यह इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगला देखिए, प्रगतिशील कलाकार समूह है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। बंगाल शैली की पद्धति के विपरीत मुंबई के फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में सन 1947 में कला प्रगतिवाद उभरा। यह फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में सन 1947 में कला में प्रगतिवाद उभरा, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल परिवर्तन था। रजा हुसैन, आरा बाकरे, लक्ष्मण पई आदि इसके अनुयायी कलाकार थे। प्रगतिशील कलाकार को भारतीय कला जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए बंगाल समूह के कलाकारों से संघर्ष करना पड़ रहा था। सूजा, रजा और हुसैन ने अपनी कला प्रदर्शनियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्रसारित करने का कार्य किया और बहुत जल्दी सफलता भी प्राप्त कर ली। इनसे प्रेरणा पाकर देश भर में कई कलाकारों के समूह बने। वे एक साथ काम करते और प्रदर्शनियां लगाते। प्रगतिशील कलाकार समूह है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसकी स्थापना फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में 1947 में कर दी गई, जो बंगाल शैली के विपरीत विरोध में थी। तो यह था अपने भारतीय इतिहास की चित्रकला का इतिहास, भारत में चित्रकला का इतिहास, जो भारतीय कला का इतिहास का एक टॉपिक है। तो अगला टॉपिक मैं आगे के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सादर आभार।